द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और आज हम चर्चा करेंगे सेल्फ ग्रोथ की। इस कैटेगरी के अंदर आप जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली इस सेशन में दो इंपॉर्टेंट लर्निंग होने वाली है कि अपनी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को आप कैसे करेंगे, और दूसरी चीज कि मोस्ट इफेक्टिव टिप्स क्या हैं आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ताकि आप अपने प्रिपरेशंस को और बेटर कर पाओ। कुछ टिप्स भी दूंगा और फिर हम ये भी बात करेंगे डिटेल्ड में कि कैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है, फिर उसको डिटेल में भी मैं बात करने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेबस का नॉलेज होना, उसके अलावा आप जहां पढ़ रहे हो वो प्लेस, और फिर इसके अलावा आप क्या खा रहे हो और आप कितने एक्टिव हो। इसके साथ साथ आपका खुद का टाइम टेबल और उसके अलावा भी आपके पास एक लेसन प्लान होना चाहिए। चलिए इन सारी चीजों को हम डिटेल में समझते हैं कि सिलेबस का नॉलेज होने का मतलब क्या है। देखिए, जब भी सिलेबस के बारे में, नॉलेज के बारे में बात की जाती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम्स में। होता क्या है कि मैथमेटिक्स में कोई टॉपिक जैसे मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में कितने मार्क्स के आते हैं, तो आपको वो चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। उन चैप्टर्स पे ज्यादा अच्छी तरीके से फोकस करना है जिसका वेटेज आपके एग्जाम्स में ज्यादा होता है, और इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तरफ आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं और एक तरफ लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि मैथमेटिक्स के अंदर टिग्नोमेट्री का टॉपिक्स हो सकता है, इंग्लिश के अंदर राइटिंग स्किल्स का टॉपिक हो सकता है जिसके अंदर मैसेज राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये तो आते ही आते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। ये होता है सिलेबस की कंप्लीट जानकारी। ये नहीं होता है कि सिलेबस आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, हाँ ये टॉपिक्स पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है। सिलेबस की कंप्लीट नॉलेज का मतलब होता है कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स का ये टॉपिक आता है और ये टॉपिक बार बार रिपीट भी हुआ है, तो इसको मुझे ज्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, आपको खुद एनालाइज करना है कि कौन सा टॉपिक कितने वेटेज का है। तो एक तरफ आप सब्जेक्ट लिख सकते हो और एक तरफ आप उन टॉपिक्स को लिख सकते हो, फिर देख सकते हो कि ये टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये टॉपिक अभी कंप्लीट करना बाकी है, इसमें मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, इसको मैं क्लियर कर लूंगा। तो इसको कहते हैं कंप्लीट नॉलेज होना आपके सिलेबस की, वो भी सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अब आपको नॉलेज तो हो गया, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कहां पढ़ रहे हैं। कहीं ऐसी जगह तो नहीं पढ़ रहे हैं जहां हर कोई आके आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। हो सकता है कि आप अपने घड़ी में टाइमर लगा के पढ़ रहे होंगे कि 1 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन क्या 2 घंटे पढ़ने के बाद आपने जो चीजें सीखी, जो ऑब्जर्व करी, वो कितनी याद रह गई हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि आप जहां पढ़ रहे हैं वो प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। होता क्या है, बहुत बार बच्चे ग्रुप स्टडी भी करते हैं। अब ग्रुप स्टडी में होता है क्या है कि ज्यादातर बातें होती हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी प्रोडक्टिविटी निकल करके आ पाती है वहां पे। किसी किसी केसेस में अच्छा हो जाता है। जब आप आपके पेपर पास में हो और आपने सारा सब कुछ पढ़ लिया है तो उस टाइम पे ग्रुप स्टडी एक हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए आपके 5 फ्रेंड्स हैं और 5 यूनिट की प्रिपरेशन करनी है। कॉलेज टाइम में हम ऐसा करते थे। तो 5 यूनिट्स में क्या होगा, एक दोस्त को आपने बोल दिया कि अगले 1 घंटे में आप ये यूनिट कंप्लीट कर लो, फिर आपको ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचों लोगों ने मिलकर 5 यूनिट कंप्लीट कर ली, और अगले 1 से 1.5 घंटे में सबको एक दूसरे को एक्सप्लेन करना होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरा रिवीजन हो जाता है। वो कब हेल्प करता है, जब आपने पूरी स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली हो। तो जहां भी आप पढ़ रहे हो, आप देखो कि 1 घंटे पढ़ रहा हूं या 2 घंटे पढ़ रहा हूं या 3 घंटे पढ़ रहा हूं, तो वो कितना प्रोडक्टिव हो पाता है। होता क्या है कि हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आती है। तो आप जो पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो, आपको कितना याद रहता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी। राइट, तो आप जो पढ़ रहे हो किस जगह पे पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप डिस्टरबेंस बार बार ना हो। राइट, मोबाइल फोन्स के नोटिफिकेशंस को दूर रखें आप, और अच्छा खाएं। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं और हमें नींद आती है जब हम पढ़ने बैठते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जब आप पढ़ने बैठे तो आपको ज्यादा खाना नहीं खाना है, आप थोड़ा 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 करके खाएंगे। तो देखिए, अच्छा खाएंगे, फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, नहीं तो आप लेथार्जी फील करेंगे, आपको आलस आएगा यार, पढ़ने बैठ रहे हैं, आपको नींद आएगी। ये पूरा पता है ये क्यों होता है,
ये पूरी की पूरी चीज़ें डिपेंड करती है आपके खाने से रिलेटेड है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि खाते जैसे ही खाना खा के आप सोचोगे अब पढ़ूँगा तो नींद आ जाती है तुरंत। ऐसा नहीं करना है आपको, राइट? खाना खाने के बाद आपको ब्रेक लेना है 1 घंटे, डेढ़ घंटे का, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना है। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी, राइट? क्योंकि क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं ना, उसके बाद हमारी जो एनर्जी होती है वो कहाँ लग जाती है? खाने को पचाने में। हमारी बॉडी जो होती है वो खाने को पचाने में पूरी एनर्जी लगाने लगती है। तो उस टाइम पे हम पढ़ेंगे जहाँ पे एनर्जी हमारी ऑलरेडी दूसरी जगह लग रही है, तो कैसे आप फोकस रह पाओगे? तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। खाना क्या खा रहे हैं, राइट? ये आपको पता है कि क्या खाना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ। एक्टिव रहना है। होता क्या है कि आजकल हम मोबाइल फोन्स में गेम खेलते हैं, मोबाइल्स में गाने सुन लेते हैं थोड़ा एक्टिव होने के लिए। नहीं, अगर आप थोड़ा बोर फील कर रहे हैं, आप वॉक करिए, बाहर निकलिए, घर से बाहर थोड़ा टहलिए, राइट? और जब आप टहलेंगे ना तो आप एक्टिव फील करेंगे अपने आप को। तो आप क्या कर सकते हैं, 40 मिनट 45 मिनट के बाद एक 5 मिनट 10 मिनट का वॉक कर सकते हैं अपने टेरिस पे, घर के बाहर, अपनी कॉलोनीज में, अपनी सोसाइटीज में थोड़ा बहुत आप घूम सकते हैं। फिर आके वापस से आप पढ़ सकते हैं। तो आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है? सबसे पहले आपको सिलेबस पे ध्यान देना है, कहाँ पे पढ़ रहे हैं इसका ध्यान देना है, क्या खा रहे हैं इसका ध्यान देना है, कहाँ आप खेल रहे हैं, एक्टिव हैं या नहीं हैं, इन चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है। क्योंकि जितना एक्टिव रहेंगे उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप पढ़ने बैठे तो हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो उस केसेस में क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आएगी। जब आप एक्टिव रहेंगे, पूरा आपको पता होगा। और बहुत बार क्या होता है ना कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हम निकाल के बैठ जाते हैं, ये भी बहुत बेकार चीज़ है। एक बार में एक चीज़ पे फोकस करना है कि आज मुझे ये टॉपिक्स फिनिश करना है बस। तो उसी टॉपिक को फिनिश करो, एक एक करके चीज़ों को खत्म करो। तो आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी, राइट? और आपके पास एक कंप्लीट टाइम टेबल होना चाहिए स्टडी का। टाइम टेबल वो आप अपने अकॉर्डिंग्स बना सकते हो। ये टाइम टेबल सबके लिए अलग हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे वीक होते हैं, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में अच्छे होते हैं, मैथ्स में वीक होते हैं। तो उनके वो लोग अपने हिसाब से अपनी टाइम टेबल बनाओ। ये नहीं कि दूसरे का टाइम टेबल आपको फॉलो करना नहीं, आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। आप कब फ्री होना है, आपके घर जरूरी थोड़ी है कि आपने जिसका टाइम टेबल देखा है उसके घर पे खाना बन रहा होगा 8 बजे, आपके घर पे खाना बन रहा है 5 बजे 6 बजे, तो कैसे आप मैच कर पाओगे टाइम टेबल को? नहीं कर पाओगे ना। आपको खाना खाने के बाद ब्रेक लेना, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना है। मैंने भी बताया उसका रीजन ऐसा क्यों है। तो आपको अपना खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जब आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाओगे ना, तो आप फील करो कि यस, ये टाइम टेबल मेरे से रिलेटेड है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाना है। और इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे बनाना है। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसको ज़्यादा समय दे सकते हो। जो सब्जेक्ट्स आपने कवर कर लिए उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बना सकते हो, रिवीजन का टाइम रख सकते हो। आप स्कूल टाइमिंग के बाद कितना समय मिलता है, कितने समय में आप कोचिंग जाते हो, उसके अलावा जो आप पढ़ोगे वो आपका टाइम टेबल होगा, राइट? और प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। और आपके पास एक लेसन प्लान होना चाहिए। कि बहुत बार होता है क्या है कि ये जो लेसन है ना वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम्स के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। और इस तरीके से जब आप अपनी प्रिपरेशन को करोगे तो यकीन मानो कोई भी आपको पीछे नहीं कर पाएगा। वो आप खुद ही होंगे जो अपने आप को पीछे करेंगे। तो आपको अपना चैलेंज खुद से लेना है, दूसरे से नहीं। क्लास में वो टॉपर है उससे आप कंपेयर मत करो। आपको अपने आप से कंपेयर करना है, अपना टाइम टेबल बनाना है और आपको अपने लेसन प्लान फॉलो करना है, राइट? मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स में, आप मुझे बताना कि कितने लोग अपना टाइम टेबल बना चुके हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपको लेसन प्लान फॉलो करना है कि वो सब्जेक्ट वाइज हो सकता है। अब देखिए कुछ मैं टिप्स देने वाला हूँ फटाफट, ताकि वो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, कुछ टिप्स कुछ इस तरीके से होने वाली है कि सबसे पहली चीज कि आपको एक अपने आप से ही बाजी लगानी है। डिफीट योर सेल्फ। आज आपने पढ़ा, आपने 1 घंटे पढ़ा, कल 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा पढ़ूंगा। कल मैंने 1 घंटे में मुझे जो भी चीजें पढ़ी है उसका मुझे 30% 40% समझ आया है। अगले दिन मैं कोशिश करूंगा कि 50% 60% 70% समझ पाऊं। तो डिफीट योर सेल्फ। अपना जो कंपटीशन है ना अपने आप से होना चाहिए, दूसरों से नहीं। दूसरी चीज, आप अपनी सिलेबस और बुक पे बिल्कुल स्टिक रहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ये नहीं कि ये क्वेश्चन बैंक्स आ चुके हैं एग्जाम्स के लिए, ये जो गैस पेपर है प्रीवियस ईयर के पेपर का पूरा सेट, आप इधर उधर नहीं भागिए। आपको अपने सिलेबस और अपनी बुक्स के साथ स्टिक रहना है। जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे कि एनसीईआरटी के बुक्स हैं, वो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उन पे आप स्टिक रहिए। और यकीन मानिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएंगे, राइट?
क्योंकि होता क्या है कि बच्चे इधर उधर जाते हैं कि यार ये इस वाली बुक से पढ़ें, इससे नहीं पढ़ें, इससे पेपर आता है, इससे नहीं आता है। नहीं, आपको सिलेबस पे फोकस करना है। पेपर तो सिलेबस में से आएगा ना, सिलेबस से बाहर से तो नहीं आएगा ना, तो सिलेबस पे आपको स्टिक रहना है। आप कहीं से भी पढ़े, उनके पॉइंट्स उठा के कहीं भी सर्च करके पढ़िए, लेकिन सिलेबस और बुक्स पे स्टिक रहना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि आपका वीक एरिया कौन सा है, उस पर आपको कोशिश करना है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग बन जाए। जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। टाइम का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होता है कि आपको लगता है कि ये जो आंसर है आप इसका आंसर दे दोगे, लिख पाओगे। आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आप प्रॉपर क्या कर सकते हैं कि आप अपने 2 से 3 घंटे डेडिकेट कर सकते हैं कि एग्जाम्स में 2 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, तो आप एक बार बैठिए और एक बार में प्रीवियस ईयर पेपर को लीजिए और उसको सॉल्व करना शुरू करिए। देखिए टाइम से कि 3 घंटे में उस चीज़ को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इससे आपकी स्पीड के बारे में पता चलेगा। होता क्या है कि आपको लगता है पूरा पेपर बनता है, लेकिन आपकी स्पीड स्लो होती है, आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आपके मार्क्स कम आएंगे, राइट। तो टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और इसके अलावा क्या चीजें हैं, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स की प्रैक्टिस करना है, और जितने सैंपल पेपर्स हो सकते हैं उतनी ही प्रैक्टिस करेंगे। तो होता क्या है ना कि साइंस में जैसे मान लीजिए कोई सा टॉपिक पढ़ा आपने, और आप रिलेट कर पाओगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ चीज पूछी जाती है ना, वो आप बता पाओगे। लेकिन जब पूरी बुक से रिलेटेड एक सैंपल पेपर हमारे सामने आता है या प्रीवियस ईयर का पेपर सामने आता है, हमारा दिमाग घूम जाता है यार कि क्या हो गया, कहाँ से ये पूछ दिया, ये तो मैंने पढ़ा नहीं। तो जब आप बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब आप पेपर में जाओगे तो आपको वो चीजें आसान लगेंगी, आप बिल्कुल घबराओगे नहीं। तो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना है, और सैंपल पेपर्स की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। और आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं ना, तो आपको सारे आंसर्स इंग्लिश में ही लिखने हैं। तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि कैन का, कुड का, वुड का, शुड का, है ना, इज का, एम का, आर का, विल का, शेल का, कहाँ पे यूज करना है, एग्जैक्ट और सही तरीके से क्या यूज हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, हम लिखते तो जाते हैं अपने इंग्लिश में आंसर्स, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे आर लगाना है, तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। होता क्या है, इससे सेंटेंस की जो मीनिंग है ना, वो अलग निकल करके आती है। आप समझ लिया, आपने अपने वे में आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इंग्लिश को, क्योंकि आपको आंसर इंग्लिश में देना है। और आपने अगर एग्जाम से पहले आपको रेस्ट लेना है, ऐसा नहीं कि आप पैनिक हो रहे हैं, एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, अरे कल पेपर है, आज तो अच्छे से पढ़ना है, आज अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं करना। रेस्ट लेना है, क्योंकि आपको अपने माइंड में ये अफर्मेशन देना है कि जो भी चीज़ मैंने पढ़ी है ना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है, इतनी बार मैंने प्रैक्टिस कर ली है प्रीवियस ईयर के पेपर की, सैम्पल पेपर्स की, कि पेपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा होगा, राइट। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। थिंग्स टू डू, आपको चीज़ें करनी है। डेली अपनी एक लिस्ट बनाइए, राइट, और उस पर देखिए कि कितनी चीज़ें आपने कर ली हैं। 5 चीज़ें आप सोचिए कि ये इस 5 सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स पढ़ना है, टॉपिक्स को डिफाइन करिए। और फिर देखिए कि क्या 3 चीज़ें कर पाए हूँ, 2 चीज़ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर करिए। इस टू डू लिस्ट बनाइए अपनी, पर डे बेसिस पे टू डू लिस्ट बननी चाहिए। और आप अपने एग्जाम्स के टाइम पे क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख सकते हैं कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला हो, क्या मज़ा आने वाला है, सब कुछ अच्छी तरीके से मैंने प्रिपेयर कर लिया है, और मेरा पेपर इस बोर्ड एग्जाम्स में मैं फोड़ने वाला हूँ, राइट। तो आपको पॉजिटिव बातें करनी है, इसका बहुत इंपैक्ट आता होता है कि जब हम कहते हैं ना कि यार पढ़ा नहीं है, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, डर जाते हैं, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, इससे पेपर में आ गया तो क्या होगा। वो नेगेटिव थॉट्स आपको कहीं ना कहीं जो चीज़ आ रही होती है ना, उस वो भी चीज़ आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, लिख नहीं पाते हो। तो पॉजिटिव अफर्मेशन हमेशा प्रैक्टिस करनी है आपको। जब भी आप पेपर दे रहे हों, तो आपको ध्यान देना है कि आप एग्जाम हॉल के अंदर जल्दबाजी नहीं करना है। पेपर खत्म होने के बाद भी आप मैच करिए कि ये क्वेश्चंस कराए कि नहीं अच्छे से, कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं तो आप एड कर सकते हो, तो वो अलग चीज़ें हैं। आपको एग्जाम्स हॉल को जल्दी नहीं छोड़ना है, डोंट लीव एग्जाम्स हॉल सून, राइट। और सोशल मीडिया तो आप कोशिश करो कि यार एग्जाम्स के 2 3 4 महीने पहले अगर आप बंद कर पाते हो, बहुत अच्छी बात है, अवॉइड करो सोशल मीडिया पे। आप कम कंज्यूम करो, आप अपने जो सिलेबस रिलेटेड हैं, जो कंटेंट है, वो कंज्यूम ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। सो आई होप कि ये जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं कि डिफीट योर सेल्फ, स्टिक विथ योर सिलेबस बुक्स, बी केयरफुल विथ योर वीक पॉइंट्स, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, अंडरस्टिमेट नहीं करना है इंग्लिश को, रेस्ट करना है, टू डू लिस्ट बनानी है, पॉजिटिव अफर्मेशंस, एग्जाम्स को जल्दी नहीं छोड़ना है, सोशल मीडिया को अवॉइड करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, अगर आप ये फॉलो करते हो तो यकीन मानो कोई भी आपको पीछे
नहीं कर पाएगा। मैं ये बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ कि आप 90% कैसे लाएंगे, 99% कैसे लाएंगे, नहीं। आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कैसे करेंगे, मैंने इसके बारे में बात की है। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे ना कि प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कैसे करना है, तो मार्क्स तो बाय प्रोडक्ट है। मेहनत अगर आप करना सीख गए तो मार्क्स आपका बाय प्रोडक्ट है, कोई नहीं रोक सकता, राइट? सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।